नमस्कार साथियों, शुरू करती हूँ उपन्यास का अगला पार्ट 4। एक दिन सुबह सुबह उसका फ़ोन आया। प्रेम प्रकाश पढ़ाई में लगे थे, माँ पत्नी नहाने धोने में। फ़ोन पर उनकी आवाज़ पहचानते ही उसने अपना नाम बताया और बस जैसे कोई पतला झरना किसी पत्थर के अटकाव में रुका पड़ा हो, उसके हटते ही झरझर बहने लगा। मैं क्या हूँ यह बताइए। कागज़ का एक टुकड़ा जिसे जूते की मोटी एड़ी से घिस कर कोई छेद कर दे, या जानवर का बच्चा जिस पर से गाड़ी निकाल दी जाए और आप बिना पीछे देखे फर्राते हुए आगे निकल गए। प्रेम प्रकाश घबरा गए। क्या उस दिन के उनके व्यवहार के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी? मैं कोई चीज़ हूँ, जानवर हूँ या पत्नी हूँ, तो इसलिए मनुष्य भी नहीं हूँ। मेरी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं। रात भर उसने मुझे एक जबर कुत्ते की तरह चीथा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे बाल खींचे, ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार फेंके, छाती पर नाखूनों से लकीरें खींच दी, इधर उधर कहीं भी दांत गड़ाए, रात भर मुझे रौंदता रहा। कितनी भयावह स्थिति है। उसकी आवाज़ जो शुरू में भर्राई हुई थी, यहाँ पहुंचकर जवाब दे गई और वह रोने लगी। थोड़ी देर में उसने फिर बोलना शुरू किया। वही आवाज़, भारी फटी हुई, जैसे गुस्से और पस्ती के बीच कहीं फंसकर रह गई हो। कितना अपमान है यह। कोई आपको यूँ पीसता चला जाए, इसके बाद जीने की इच्छा क्या बचेगी? दरिंदा है वह, पाखंडी। मंदिर की गद्दी पर संत बनकर बैठता है तो चेहरे को अपने पेट की तरह बना लेगा, गोल गोल, शरीर थुल-थुल, मुंह फुल-फुल। सामने वाले के लिए कैसी मिठास वही रात के अंधेरे में अपनी बीवी के लिए ऐसा क्रूर हो जाता है। बाहर तिलक लगाए घूमता है, लोगों की तकलीफें सुनता है, उनसे निकलने के उपाय सुझाता है उन्हें, और अपनी ही पत्नी के साथ। तो क्या पत्नी एक अलग ही नस्ल है, मनुष्य नहीं है? भले ही उस लड़की की विवाह के लिए जरा भी इच्छा नहीं रही हो, पर 7 फेरे हो गए तो फिर आप स्वामी हैं, पूर्ण अधिकार है आपका। जान से मार डालने पर कानून उंगली उठाएगा तो रोज रोज यूँ तिल तिल मारते चले जाओ। आत्मा को कुचल कर रख दो, पति का अधिकार है वह। हर ऐसी रात मैं मरती हूँ। अपने शरीर के एक एक हिस्से से घृणा होती है, जीवित होने से ही नफरत उठती है, पर बेशर्म की तरह दूसरे दिन मैं फिर चल पड़ती हूँ। उसका संपूर्ण अधिकार है, मेरा अधिकार कुछ भी नहीं। अपनी इच्छा अनिच्छा रखने का भी अधिकार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं नारी हूँ। शादी हम दोनों की हुई है तो उसका यह सब अधिकार है। मेरा अधिकार क्या है? मेरा जीवन किस लिए है? सिर्फ इसलिए बस यूं ही रोज रोज रोंदी जाती रहूं, पिसूं? क्या मैं जीवित हूँ? क्या मैं जीना चाहती हूँ? ये शब्द मैं खुद बोल रही हूँ। ज़्यादातर स्त्रियों की ये स्थिति आज भी है। उन्हीं को कोई नहीं दिखाता है, न सोशल मीडिया न कोई। वो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आज भी इन चीज़ों से गुजर रही हैं। ओके, देखो देखो, प्रेम प्रकाश घबरा गए थे। ऐसा नहीं सोचते। क्या सोचते? उसने उन्हें करीब करीब डांट दिया। वह मेरे साथ हिंसक पशु की तरह व्यवहार करे और मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकती, इसलिए कि वह मेरा पति है। यही कहेंगे आप, और क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इशारा उस तरफ था जो तुम न जीने की बात कर रही थी। वैसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्या आप एक वजह बता सकते हैं जिसके लिए मैं जीऊँ? हाँ, अपने बच्चे की खातिर। उसके जन्मने में मेरी इच्छा नहीं थी। उस आदमी के माँ बाप को एक खिलौना चाहिए था अपना समय बिताने के लिए। मेरा बच्चा क्या बनेगा इस माहौल में? मैं उसे ऐसे पाखंडी पंडित के अलावा क्या बना सकूँगी? पंडित जिससे मैं नफरत करती हूँ। दिन में माथे पर तिलक पोतकर साधु, रात को पत्नी के साथ इस तरह दानव राक्षस। सुनो, मैं मानता हूँ यह अत्याचार है,
फिर अत्याचार? या तो आप सही शब्द का इस्तेमाल नहीं जानते, जो मैं नहीं मानती, या फिर जानबूझकर उसके कृत्य को कम करके कह रहे हैं क्योंकि आप भी पुरुष हैं इसलिए। देखो, इस मामले में हम बैठकर बात करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अभी शांत हो जाओ, तुम जब चाहे आ सकती हो, मुझे नहीं आना। और उसने फ़ोन रख दिया। जिस तीखेपन से उसने वह कहा, उससे प्रेम प्रकाश छटपटा कर रह गए। शायद इस गुस्से के नीचे, बहुत नीचे दबा हुआ उसका वह आक्रोश भी है जो उस बरसात वाली रात कार में मेरे व्यवहार पर प्रकट हुआ था। जिस तरह उसने अपनी बाह मेरे होठों से हटाई थी और गाड़ी चलाने को कहा था, क्या मैंने तब उसकी इच्छा अनिच्छा का ख्याल किया था? एक बहसीपन में उसकी बाह को पीता चला गया था। भले ही उस वक्त उसने सीधे सीधे कुछ न कहा, पर आंखों में आक्रोश तो उभर ही आया था। बैठा रहा होगा भीतर, अब पति के खिलाफ गुस्से में मिलकर प्रकट हो रहा है। वह सोच रही होगी कि इस पुरुष का व्यवहार भी बुनियादी तौर पर उसके पति जैसा ही है। ताज्जुब के मुझे लेकर उसका वह आक्रोश शायद पूरी तरह ठंडा भी न हुआ हो और मुझी को वह अपने इतने अंतरंग प्रसंग का राजदार बना गई। क्या सोचकर उसने मुझसे यह सब कहने का फैसला किया होगा, या फिर कोई फैसला, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत सोचना भी नहीं था वहाँ। एकाएक फ़ोन उठाया और झरझर वह निकला, भीतर का गुबार जो भी सामने आया है उस पर। नहीं, पति की ऐसी बातें वह सब में नहीं कह सकती थी। ऐसी लड़की आत्महत्या भी कर सकती है। फ़ोन लगाऊं? मैंने तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं लिया अब तक। शुरू से यही इत्मीनान था कि वह कर लिया करेगी या आ जाएगी जब चाहेगी। आखिर छोटी है। उस शाम के अपने व्यवहार के बाद वह थोड़े गंभीर, वह उम्मीद भी छोड़ दी थी। जैसे कोई घायल चिड़िया गेट पर लताओं का जो यह मंडप सा बन गया है उस पर आ बैठी है। वहीं बैठे अपने घाव सहला रही है, पंख फड़फड़ाती है, पंखों के नीचे खून के धब्बे दिखाई दे जाते हैं। मैं उसे लेने के लिए उधर को बढ़ता हूँ। घबरा कर उसी तरह वह उड़ने के लिए तैयार होने लगती है। उस घायल अवस्था में भी मैं लौट आता हूँ। चिड़िया वहीं बैठे बैठे अपने घायल पंख सहलाती रहती है। असुरक्षा में इधर उधर तकती हुई मेरी तरफ भी। कैसा है यह आदमी, उसका पति? जब मंदिर के अपने सिंहासन पर बैठता है तो चेहरा वैसा ही गोल गोल जैसा, शरीर मुंह फुल रसगुल्ला जैसा। चेहरे पर ऐसी मिठास, सामने वाले के लिए कैसी आर्द्रता। वहीं रात के अंधेरे में अपने निकटतम व्यक्ति के लिए ऐसा क्रूर कैसे हो जाता होगा? हैसियत की वजह से ही क्या इतना फ़र्क? पहले में हैसियत एक गुरु की है तो करुणा, दया, आशीर्वाद दूसरे में पति की है। इसलिए एकाधिकार, नृशंसता, दबोचने वाली प्रवृत्ति पुरुषों ने ही यह धारणा बनाई हुई है कि ऐसी कठोरता से स्त्री प्रसन्न होती है, पर यहाँ तो प्रभाव कितना उल्टा हुआ था। आने को उसने साफ मना किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आई। प्रेम प्रकाश उसमें फ़ोन पर की गई बातों की खरोच ढूंढ रहे थे जो उसने उस दिन की थी, पर वहाँ कुछ नहीं था। शायद उसे याद भी नहीं था कि उसने उनसे बहुत परिचय न होने के बावजूद क्या क्या कह डाला था। उस समय वह चहकती हुई चिड़िया थी, यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। उसके हाथ में मिठाई का एक छोटा सा डिब्बा और अपनी मार्कशीट थी। उसका एमफिल का नतीजा आया था, प्रथम श्रेणी, यूनिवर्सिटी में द्वितीय। सीधे उनके कमरे में न आकर वह खाने वाली मेज़ पर पहुंची थी। सबसे पहले माँ को अपने नतीजे की खबर सुनाई, फिर पत्नी को, ऐसी आवाज़ में कि अपने कमरे में बैठे प्रेम प्रकाश भी सुन लें। तत्काल उसके सामने घर के तीनों व्यक्ति खाने वाली मेज़ पर इकट्ठे हो गए थे। उसने अपनी मार्कशीट प्रेम प्रकाश को दे दी। वे चश्मा लगाकर मार्कशीट देखने लगे। माँ और पत्नी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने मिठाई का डिब्बा खोल दिया। माँ और पत्नी ने मिठाई ले ली। फिर उसने मिठाई प्रेम प्रकाश की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया, अपने मुंह की तरफ ले जा रहे थे कि हाथ उसके मुंह की तरफ चला गया। बहुत बहुत बधाई, घर गृहस्थी देखते हुए भी ऐसे अच्छे नंबर।
मिठाई लिए प्रेम प्रकाश का हाथ उसके मुंह की तरफ आया। उसका मुंह अपने आप खुल गया और उनके हाथ से मिठाई लेकर बंद हो गया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हुआ, पर झेप या वैसा कुछ तनिक भी नहीं था वहाँ। जहाँ तक प्रेम प्रकाश का सवाल था तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वे क्या कर रहे हैं। माँ पत्नी थोड़ा हैरत से उनकी तरफ देख रही थीं। उनके संस्कारों के अनुसार प्रेम प्रकाश का उसके साथ इतना आत्मीय हो जाना गैर वाजिब था। सर, मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट थी, मुझे जानबूझकर दूसरे नंबर पर किया गया है। कैसे? देखिए, तीसरे पर्चे में ही मेरे नंबर कम किए गए हैं। इस पर्चे को जांचने वाला बाहर का परीक्षक नहीं, मेरे हेड डॉक्टर कौशिक ही हैं। वे पहले ही करुणा से कह चुके थे कि यूनिवर्सिटी टॉप वही करेगी। क्या करुणा उनकी रिश्तेदार है? नहीं, पर वह रईस परिवार की है और हमारे हेड के बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, वे पैसे लेते हैं। तुमने नहीं दिए? मैं कहाँ से देती? पति की यही मेहरबानी काफ़ी है, उन्होंने मुझे पढ़ने भेज दिया। हमारे यहाँ पैसे हैं कहाँ? प्रेम प्रकाश ने मार्कशीट को फिर से देखा। सचमुच जिस विद्यार्थी को हर पर्चे में 70% के ऊपर अंक मिल रहे हों, वह एक पर्चे में 37% पर कैसे अटक सकता है? उसके साथ ऐसा ही हुआ था। उन्हें उससे फिर गहरी सहानुभूति हो आई। कैसा लगता होगा उसे कि हर क्षेत्र में उसके साथ बेइंसाफ़ी होती है, घर में बाहर भी। चलो कोई बात नहीं, ये नंबर भी कम नहीं है। नंबर की बात नहीं, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। हाई स्कूल में मैंने टॉप किया था, मेरे नाम गोल्ड मेडल घोषित हुआ था। पूछा गया कि मैं गोल्ड मेडल चाहूँगी या कैश। माँ ने कैश लिखवा कर भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मंच पर जाकर गोल्ड मेडल लूँ, लेकिन उसके बदले रुपए घर भेज दिए गए। गोल्ड मेडल मुझे तब भी नहीं मिला, इस बार भी नहीं। मैं जो चाहती हूँ कभी नहीं मिलता। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। गिरने को हुए तो उसने दुपट्टे से पोंछ लिए। कुछ पलों पहले जो इतना चहक रही थी, वह इतनी जल्दी रुआसा हो गई। उजला चेहरा मुरझा गया था। वह खुद को संभाल रही थी, बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। उसमें इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे आते हैं? प्रेम प्रकाश सोच रहे थे, या के भीतर उदासी की चट्टान है जिसे थोड़ी देर के लिए चहक या खुशी की बदली आकर ढांप लेती है। बदली उड़ी नहीं कि चट्टान फिर ऊपर अपना आकार फैलाती हुई उसे और दबाती हुई। उसकी उदासी देखकर प्रेम प्रकाश व्यग्र हो उठे। इस वक्त वह अकेली उनके कमरे में होती तो वो उसे हल्के चिपकाकर थपथपाना चाहते थे। वे क्या करें? उन्होंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की कि शायद उस रोज़ अपने पति की अंतरंग बात को लेकर जो उसने उन्हें अपना राजदार बनाया था, उसका कोई अवशेष वहाँ हो। वहाँ वैसा कुछ नहीं था। वह माँ और प्रेम प्रकाश की पत्नी के साथ आंगन में जा बैठी। प्रेम प्रकाश वापस अपने कमरे लौट आए। थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो देखा तीनों महिलाओं वाली बातें चल रही हैं। उन्होंने सुनने की कोशिश की। बीच बीच में वह बुदबुदाती सी थी, शायद बिना किसी के पूछे यूं ही, या कि कोई प्रसंग उस तरह का चल रहा था। उसके घर में बड़ा पंडिताऊ माहौल है जो उसे पसंद नहीं। उसे भी पूजा पाठ में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। घंटों बर्बाद होते हैं। लिखना पढ़ना कितना मुश्किल होता है। वह सिर्फ 4 घंटे सोती है। वह ऐसा कुछ कह रही थी। उसके भीतर बहुत कुछ है जो बाहर आना चाहता है। क्या वह यह भी नहीं देखती कि किससे कहना चाहिए, किससे नहीं? माँ और पत्नी से उसकी आत्मीयता ही कितनी है। क्यों कह रही है उनसे वह सब? कोई नहीं है तो शायद वह जो मिले उससे कह डालती है। इसी तरह खुद को हल्का कर लेती है। हो सकता है उस वक्त वह माँ और पत्नी से नहीं कह रही, मुझसे कह रही हो, इसलिए वह आंगन में बैठी है और मैं अपनी स्टडी में। स्टडी का दरवाज़ा खुला है, मुझ तक आवाज़ पहुंच जाए। वह इतना तेज़ी से बोल रही है जैसे कह रही हो, सुनो, तुम नहीं सुन रहे हो, फिर भी सुनो। जाते वक्त वह प्रेम प्रकाश की स्टडी में खुलक आई। नमस्ते सर, मैं जा रही हूँ, सुनो इधर आओ। वह उनकी मेज़ के पास आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, कल शाम 4 बजे तुम मुझे झील के पार्क में मिलना, छोटी झील वाले पार्क के गेट पर। मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। मैं मेन गेट पर खड़ा रहूँगा। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, पर मिलूँगा वहीं गेट पर। पार्क बड़ा है इसलिए वहीं।
आप खो भी गए तो मैं ढूंढ लूँगी, उसने उतनी ही धीमे से कहा। उसकी आंखों में चमक थी जिसने मेडल न मिलने की उदासी या उसके घर की विपरीत परिस्थिति के विषाद को दाब दिया था। खिली हुई चमक थी वह, और जैसे वह स्वयं भी उसे देख रही थी। उसे कोई छीन न ले, इसलिए फौरन और तेजी से बाहर चली गई, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंद की मिठाई मुट्ठी में दबाकर भागता है। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जिसे कहने का समय और एकांत तुम्हें मिल नहीं पाता है, पार्क में प्रेम प्रकाश ने उससे कहा। वह उनकी तरफ कुछ टटोलती हुई देखने लगी, जैसे सोच रही हो क्या वाकई, या वे नज़रें जैसे उन्हें तौल रही थीं। तुमने कुछ कहा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। उस दिन तुमने फ़ोन पर अपने पति के व्यवहार के बारे में मुझे कितना कुछ बता डाला। बाद में मुझे खुद ताज्जुब हुआ, अपने व्यवहार पर शर्म भी आई। किसी और को भी बताई वे बातें? क्या वैसी बातें सबको बताई जा सकती हैं? नहीं, अपनी किसी अंतरंग सहेली या मित्र। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। पहले कभी किसी से की कोई बातें? नहीं। तो मुझसे ही क्यों? पता नहीं, सोचा नहीं। कहने से पहले सोच लेती तो ना कहती। शायद उस दिन मन पर दबाव बहुत ज़्यादा था, आपको खराब लगा। नहीं, कह डाला करो, कह डालना चाहिए। मुझे लगता है कि बाहर तुम जितनी खुश घूमती हो, भीतर उतनी ही उदास हो। बाहर जितनी उन्मुक्त, भीतर उतनी ही दबी दबी घुटन में रहती हो। उसकी आंखें छलछला आईं। प्रेम प्रकाश ने अपनी तरफ से उसके कंधे को थपथपाया। तुम्हें एक दोस्त चाहिए। जब तक कोई नहीं बनता, मुझे ही अपना दोस्त समझो। हल्की भीगी आंखों से वह फिर प्रेम प्रकाश की तरफ उसी तरह देखने लगी, जैसे उन्हें टटोल रही हो, तौल रही हो। फिर सामने के मंझोले कद वाले एक पुराने झाड़ को देखने लगी। पतली डालियों वाला, गोल गोल काटा गया तरासा हुआ वह एक आदमकद झाड़ था, तारों में कैद, समय समय पर इधर उधर से काटते छाटते हुए जैसे एक आनुपातिक गोलाई में ढाल दिया गया था। झाड़ की पत्तियों पर धूल थी, जिसके कारण एक बासीपन उससे उठता था। चिड़िया डगालों के भीतर नीचे ऊपर इधर उधर चींची करते हुए हो रही थी। कुछ बोल नहीं रही। प्रेम प्रकाश ने फिर कुरेदा। आपके पास बैठना अच्छा लगता है, सामने देखते हुए ही उसने कहा। पर तुम तो मुझे देख भी नहीं रही। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप हैं तो। उनके बीच थोड़ी देर खामोशी रही। प्रेम प्रकाश ने उसे फिर और नहीं कुरेदा। कोई मशीन थोड़ी ही है, आदमी की बटन दबाया और चालू। उन्हें लगा जैसे वह अपनी उम्र से बड़ी हो गई है। गहरी जो छड़ सामने से गुजर रहे थे उन्हें पकड़ रही थी, जैसे वे बड़े कीमती थे, उस कालखंड को जी रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस समय आपके पास इस पार्क में बैठी हूँ। क्यों, इसमें क्या खास बात है? घर में बात करने लायक एकांत नहीं था तो यहाँ चले आए। सब आते हैं। हाँ, पर हर को आप नहीं नसीब। सब मेरे लिए ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। तुम भी बोल रही हो, उस वजह से नहीं कि आप प्रसिद्ध आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, इसलिए कि आप में करुणा है। कोई मेरे लिए कभी ठिठका नहीं। सब सोचते हैं कि नारी है, पत्नी है, तो दुख मेरे जीवन का हिस्सा होगा ही। उस दिन मैं भड़बड़ा गई थी, आपसे पता नहीं क्या क्या कह बैठी, मुझे ठीक से याद भी नहीं, और आप इतने दुखी हो गए कि अब तक याद रखे हैं। वह क्या वाकई कोई ऐसी तकलीफ़ थी जो अप्रत्याशित आई और चली गई, फिर नहीं आने वाली, अस्थायी सी कोई चीज़? नहीं, वैसी तो नहीं। वह अपनी जगह है और फिर आती है। कभी किसी से कह नहीं पाई, आपसे पता नहीं कैसे कह गई। मेरी बुनियादी तकलीफ़ है ऐसे वातावरण में होना जो मेरे मन के बिल्कुल खिलाफ है, पूजा पाठ का वातावरण। जब ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरी श्रद्धा उसमें कैसे हो, और जब श्रद्धा न हो तो आप पूजा पाठ में क्यों शरीक हों? मुझे मंदिर की पूजा पाठ में शरीक होना पड़ता है क्योंकि मैं गुरुआइन हूँ। इन्होंने दीक्षा ली, साथ में मुझे भी दिला दी, तो हर पूजा में इनके साथ मुझे बैठना पड़ता है। बड़ी उम्र के लोग मेरे पैर छूते हैं क्योंकि मैं गुरुआइन हूँ, जबकि मेरे भीतर श्रद्धा नहीं है। बाहर यह बात जाहिर होती है तो गुरुजी यानी कि मेरे पति की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। यह कैसा पूजा पाठ करने वाला जिसकी पूजा का असर उसके घर में ही नहीं, वह कैसी
इच्छा जो उसकी पत्नी को ही संस्कारित नहीं कर पाई। मुझे लगता है मैं न केवल इस स्वांग में शामिल हो रही हूँ, उन लोगों के साथ धोखा कर रही हूँ जो विनत भाव से पूजा पाठ में आते हैं। उसके चेहरे पर वेदना की एक छोटी आर्क सी उलझ आई थी। इसका हल तो बहुत आसान है, तुम मत बैठो पूजा पाठ में, साफ कह दो कि तुम्हारा मन नहीं लगता उसमें। मैं क्या यह कह सकती हूँ? हमारे समाज में स्त्री की क्या स्थिति है आप नहीं जानते? जानता हूँ, नहीं जानते आप? आपने पढ़ा है, सुना है, आप उस पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस आप नहीं कर सकते जब तक कि उस विशेष समाज में विशेष वर्ग की स्त्री आप स्वयं न हों। मेरे घर में जो 3 लोग हैं, मेरे पति, सास, ससुर, तीनों यों हैं अलग अलग तरह के, लेकिन एक चीज़ तीनों में सामान्य है, बहू पर अधिकार मानना, उसे प्रताड़ना देना। उनके लिए यह इतनी स्वाभाविक बात है कि उसे वह प्रताड़ना नहीं मानते। तीनों यह मानते हैं कि बहू का अलग अलग कोई अस्तित्व होता ही नहीं होना चाहिए, वह तो सिर्फ बहू है। तीनों के प्रताड़ना देने के तरीके अलग अलग हैं। ससुर कोई भी कहेगा एक साधु पुरुष, वे मुझे सीधे कुछ न कहेंगे, लेकिन लू के थपेड़ों की मार देंगे, आते आते भुनभुनाएंगे। इस घर में तो रिटायर्ड और बूढ़ों के काम कराया जाता है। सुबह से खटो तब 2 रोटियां खाने को मिलती हैं। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठ जाती थी, आज की बहुएं दोपहर तक सोती हैं, या ऐसा ही कुछ। सास सीधा बार करती है माथे पर, भ्रकुटियाँ चढ़ा तरेर कर देखती हुई कर्कश आवाज़। जानती है कि उंगली दबी है, लेकिन कैंची की तरह जबान चलाती है, वरना काट कर रख देती। हम सवेरे उठकर सास ससुर के पैर छूते थे और यह ऐसे मुंह बनाकर निकल जाती है जैसे हम कीड़े मकोड़े हों। हमारे कारण राज कर रही है। मेरा आदमी अपनी पेंशन घर में लगाता है, और यह बड़ा मकान जिसमें तू महारानी बनी बैठी है, यह किसका बनवाया है? मेरे आदमी का। ऐसी ही बातें हर दूसरे रोज़। और पति, मैं कैद में रहूं, घर में बाइयों की तरह काम करूं, इसके लिए सारी जुगाड़ करता रहेगा। तू वहाँ जाना चाहती है, सोच ले माँ बाप क्या कहेंगे। मैं उनके स्वामी जी वाले मोटे मोटे लंबे चौड़े अधो वस्त्र, कुर्ता, उत्तरी, उन्हें भी धोती हूँ, प्रेस करती हूँ। उसे यह नहीं लगता कि अगर एक वॉशिंग मशीन ले ली जाए तो उसकी पत्नी को कितना आराम मिल जाएगा। कहेगा कि जब ऊपर का कमरा बनवाने के लिए पिताजी ने अपने खाते से पैसे निकलवाए थे, हमने कहा था कि हमारे पास नहीं है। अब वे क्या सोचेंगे, कहाँ से आ गए पैसे? तू सोच ले, जो पति के काम हैं उनके लिए भी मुझे आगे कर देगा। तू चली जा, उन लोगों से जाकर बात कर। तीखी से तीखी बात करेगा, कभी कभी हाथ भी चला देगा, और 5 मिनट बाद सीढ़ी पर खड़े होकर शू करेगा। सीटी बजाकर मेरा ध्यान खींचेगा, हाथ को झटकाएगा कि भूल जा। इतना आसान होता है क्या? इतनी जल्दी भूला जा सकता है क्या? कोई भी उसकी पत्नी से भद्दा मजाक कर दे, पत्नी की सुरक्षा की जरा चिंता नहीं, उसे सिर्फ पति के अधिकार चाहिए। कुछ बोलो तो कहेगा गलती की मैंने तुझे पढ़ाकर। यह सही है कि मैं अगर पढ़ सकी तो विवाह के बाद ही और उसके पैसे लगे, लेकिन बात बात में यह सुनाना पढ़ाई के बीच ही उन्हें बच्चा चाहिए था। सास गुर्राती, हम क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बेटे की शादी से हमें क्या मिला? हमें भी तो खेलने को खिलौना चाहिए। उनके तानों से आजिज आकर मैंने पढ़ाई के दौरान बच्चा किया, रात रात भर सोती नहीं थी उन दिनों। उस सब से क्या हासिल हुआ? आज सब मुझसे असंतुष्ट हैं। तीनों की शिकायत है कि मैं मंदिर में नहीं बैठती, वहाँ का झाड़ू पोछा नहीं करती, पंडित जी के ग्राहक बढ़ाने के लिए आसामियों को आकर्षित नहीं करती, महावर लगाकर औरतों के पास नहीं बैठती, लाल कपड़े पहन गुरुआइन बन पूरे समय मंदिर में नहीं रहती। जो अपने में खोई जैसी अपने आप से ही बुदबुदाती बोलती चली गई थी, वहाँ आकर थम गई। उसके चेहरे पर भीतर दबा आक्रोश उलझ आया था, चेहरा लाल हो आया था। प्रेम प्रकाश न होते तो शायद वह खखार कर थूकती वहीं। प्रेम प्रकाश के भीतर बैठा समाजशास्त्री विश्लेषण करने लगा। वह एक पिछड़े प्रांत के एक कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहाँ कल तक औरतें अशिक्षित ही होती थीं। वह भी थी ही।
वह तो नए समय की नई रोशनी, कहिए कि वह विवाह के बाद उसे अपना कम पड़ा होना खटका, उसके भीतर पढ़ने की लौ उठी। पैदाइशी कुशाग्र बुद्धि थी, मेहनती थी तो पढ़ गई, लेकिन वहाँ बहू की परिकल्पना तो अब भी पारंपरिक है, सबकी सेवा करने वाली दासी। उसने अगर गलती से अपना अस्तित्व, अपने बारे में सोच लिया तो पतिता हो गई। दुर्भाग्य से भारत में चाहे समय जितना आगे आ गया हो, आर्थिक प्रगति चाहे जितनी हो गई, कस्बाई मध्यम वर्ग की मानसिकता अगर बदलाव की तरफ जा रही है तो रेंग रेंग कर ही। वह अपने बारे में सवाल करने लगी थी, जैसे बच्चा भाषा सीखने की उम्र में पहुंच जाता है। एकाएक और समाज था जो विकास की उस स्वाभाविक प्रक्रिया को आंखें दिखाता। इस लड़की की ये हिम्मत, उस घर में रहते हुए तो यह लड़की पागल हो जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। वह कुछ नहीं बोली। प्रेम प्रकाश ही अपनी बात पर सहम गए। अपने देश में क्या नौकरी इतनी आसानी से मिलती है? अगर कोई व्यक्ति नौकरी मिल जाने से ही मरने से बच जाने वाला हो तब भी न मिले, पर क्यों नहीं मिलती? उनके भीतर कोई चीख रहा था, पर वह खामोश बैठी सामने देख रही थी। वही तारों में फंसा लताओं के बड़े गुच्छे जैसा मंझोला झाड़, पत्तों पर धूल की परत, भीतर उचकती कूदती कुछ खोजती चिड़िया अब वहाँ नहीं थी। थोड़ी दूर पर सैर के लिए बनी ईंटों की पगडंडी पर इक्का दुक्का लोग चल रहे थे, रुक रुक कर। आपको यह शहर अच्छा लगता है? कुछ देर बाद वह बोली। उसने विषय बदला था। इसे शहर कहेंगे या बड़ा कस्बा, जो भी, बस्ती कह लीजिए। बस्तियों का क्या, कुल मिलाकर एक सी होती हैं। सब जगह प्रदूषण है, सब जगह मच्छर हैं, सब जगह पॉलीथीन की गंदगी, थैलियाँ इधर से उधर उड़ती हुई, हर जगह पानी खराब। उस बस्ती में आप खुद को किस तरह बिठाते हैं, इस पर निर्भर करता है। आपने खुद को किस तरह बिठाया है? समझो एक पेड़ के नीचे अपना काम लेकर बैठ गया हूँ। क्या काम के अलावा कुछ और नहीं होता ज़िंदगी में? क्यों नहीं, पर सोचने की बात है कि आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हैं वहाँ क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस मुकाम पर मेरे लिए काम है। मुझ जैसों के लिए क्या महत्वपूर्ण हो, जिनकी ज़िंदगी में कोई मुकाम ही नहीं, आना सदा ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं, देखो, जीवन तो तुम्हारा भी आगे जा ही रहा है। विवाह के पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, फिर पढ़ाई के पहले, पढ़ाई के बाद, बच्चा होने के पहले, उसके बाद, फिर अभी तो एक ही बच्चा है, 2-3 बच्चे होने के बाद तुम कुछ और होगी। हर मुकाम पर तुम्हारे काम अलग अलग होंगे। अभी क्या काम होना चाहिए? अभी तुम पढ़कर बाहर निकल रही हो। शिक्षा में तुमने स्वयं को पहचानने की उत्सुकता जगाई है। तुम कर भी रही हो वह, अपने को पहचानने की कोशिश। तुम्हें जीवन से क्या चाहिए, यह जानने की कोशिश। जहाँ हर चीज़ परिस्थितियों द्वारा तय किया जाना हो, वहाँ ऐसी कोशिशें कोई मतलब नहीं रखती। मैं कोई कोशिश नहीं कर रही। उस तरह सायास थोड़ा होंगी ये कोशिशें। शिक्षा तुम्हारे चाहे अनचाहे, तुम्हारे अवचेतन से यह कराती रहेगी। फिलहाल तो मुझे शिक्षा का एक ही फ़ायदा दिख रहा है। घर से बाहर थोड़ा देख पा रही हूँ, आप जैसे से मिल पा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं, मेरी जैसी परिस्थितियों में भी क्या आदमी जीवन से अपेक्षाएं रख सकता है? बहुत, पर यह सब तो तुम तय करोगी। समय चलते चलते यह होता चलेगा। परिस्थितियाँ कभी इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि संभावनाओं के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। चलें अब। ये सच है कि परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी हों, लेकिन यदि हम मजबूत हैं तो हम आगे ज़रूर बढ़ जाते हैं। जी, तुम सब चाहो मेरे साथ, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो या मुझे कहीं बुला सकती हो। जो चाहे मुझसे कह सकती हो। यह विश्वास रखो, अकेला मत महसूस करो, निराश नहीं हुआ करो। प्रेम प्रकाश ने उसके सर पर हाथ रखा। उसके बाल बहुत घने, काले और चमकदार थे। उनके नीचे चेहरे का मुरझाया हुआ गोरा रंग, हाथ चेहरों से ज़्यादा गोरे और पैर हाथों से भी ज़्यादा गोरे। उसका असली रंग उजला था, भले ही स्याह से आच्छादित। दोनों उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। वह प्रेम प्रकाश के साथ बराबरी से चल रही थी। चलते हुए उसे बहुत भरा भरा लग रहा था। थैंक यू। अगला नेक्स्ट एपिसोड में।